कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बच्चों देखिए, आप सभी क्लास 10th बहुत अच्छा पेपर आपका हुआ। अब हम लोग बहुत दिन से आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सर कुछ बनाइए। तो देखिए आज वो टाइम आ चुका है। हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज क्लास 11th के आपका 2 दिन बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम है और कहीं भी उससे आगे है, कोई भी स्कूल हो उससे कोई मैटर नहीं करता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके लिए बहुत अच्छा कैसे हमको तैयारी करना है और 2 दिन में आपका सारा कुछ हम ख़त्म करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आवाज़ सब सुनाई दे रहा है, एक बार बताइएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। क्या आज हम लोगों को पढ़ना है, ये वीडियो आप देख लेंगे, इसके बाद भी एक वीडियो हम और अपलोड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पेपर बहुत आसान आएगा। जब आप पेपर दे के आएंगे खुद ही बताएंगे कि सर पेपर बहुत ईजी आया था, हम लोगों ने सब कर लिया। देखिए इसके बाद एक बहुत ज़रूरी और बात जो कि आपसे करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग बच्चों जब 10th पास हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सबने बहुत मेहनत किया, हमने भी बहुत मेहनत किया। लेकिन अब आप 11th में जाने वाले हैं, एंट्रेंस हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, हमें पता है आप बहुत अच्छे हैं। इसके बाद जब आप 11 में एडमिशन कराइएगा, किसी स्कूल में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। कोशिश करिएगा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, खासकर यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम के बच्चे। क्या होता है कि सरकारी जब स्कूल में आप पढ़ेंगे, कोई भी कैसे भी पढ़ा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे टीचर अपने तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट जब आप कहीं कोचिंग करते हैं, सुनिएगा एक बात और फिर से मेरी, जब आप कहीं कोचिंग करते हैं तो अपने भविष्य का सब समझौता प्लीज़ मत करिएगा। गांव-गांव में अगर आप रह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग पढ़ाते हैं जो खुद इंटर फेल हैं और बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। प्लीज़ अपने साथ समझौता नहीं करना है। ऐसे टीचर को अच्छे से परखना है, सोचना है, समझना है। ये नहीं कि टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है गुरु है, उनका रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आपका भविष्य उस पर तैयार होगा, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आप पे तैयार होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उनको खुश रखने के लिए आप अपना जीवन भर का दुख नहीं देखना चाहेंगे। इससे अच्छा है उस टीचर से पढ़ना है जो आपके एक एक कंसेप्ट, हम ये नहीं बोलते आप हमसे पढ़िए, किसी से पढ़िए, लेकिन एक एक कंसेप्ट क्लियर करे। पूरा फोकस उसका न्यूमेरिकल पे होना चाहिए। जो टीचर अगर थ्योरी बस पढ़ाता है, कतई आपको उससे कोचिंग नहीं करने की ज़रूरत है। अगर वो टीचर अगर न्यूमेरिकल पूरा करवाता है, अगर उस चैप्टर में 50 न्यूमेरिकल है तो उसे 60 न्यूमेरिकल कराने की ज़रूरत है। पूरा डेरिवेशन अच्छे से कराता हो, डेरिवेशन थ्योरी न भी कराएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने से पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। 11-12 के बाद थ्योरी सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं। 12 के बाद आपको इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट चेंज होना होता है। सारा हिंदी की हिंदी यहीं रह जाती है। पढ़ाने का, गा गा के पढ़ाने का, मस्त पढ़ाने का खत्म हो जाता है सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल ही काम आता है बच्चों। ये हम आज ही बोल रहे हैं, आप 2 साल बाद भी यही चीज़ बोलेंगे। आप जो आपसे निकल चुके हैं उनसे आप एक बार ज़रूर पूछिएगा कि ये कैसा पढ़ाते हैं, फिर उनका फीडबैक लीजिएगा, फिर आप बताइएगा हमको, ठीक है बच्चों। हम नहीं मानते कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कोई भी समस्या आपको कभी नहीं आने वाली है। किसी से अगर आप अपनी कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को ऊपर पाएंगे, नीचे कभी नहीं पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप अपने साथ समझौता नहीं करेंगे। आप किसी क्लास के बच्चे हों, 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों, लेकिन जब तक वो टीचर आपको न्यूमेरिकल नहीं करा रहा है, आपको वहाँ नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ये आप हमेशा सोच के रखेंगे। अपने भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कभी नहीं करेंगे। बस इतना ही हमको कहना था। आप कहीं पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टीचर को जज आपको जरूर करना है। क्या हमारे सपनों के लिए यह टीचर हमारे लिए अच्छा है? अगर अच्छा है, आपका अगर दिल कहता है कि नहीं बहुत अच्छा है, तो आप पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सिर्फ हमें 11-12 में मज़ा आएगा, सिर्फ 11-12 हमें ये टीचर पास कराने वाला है, कदापि नहीं पढ़िए। जो कभी कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठा है वो क्या आपको बता सकता है? वही टीचर आपको पढ़ा सकता है जो IRT की प्रिपरेशन या नीट या बीटेक या BSc MSc कुछ भी किया हो। जब तक वो खुद में अपने आप में एक अच्छा लेवल नहीं है, तब तक वो आपको नहीं पढ़ा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रख रहा है। आप 2 साल बहुत खुश रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बच्चों आगे आपकी भविष्य क्या होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। तो बस मेरा यही हाथ जोड़ के आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप अब अपने जीवन की पहली सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के रखिएगा। ऐसे जगह कतार पे मत जाइएगा जहां आपका भविष्य अंधेरे में हो। चलिए फिर आगे हम लोग बातें करते रहेंगे। बस यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद है आप सभी इस बात को समझेंगे। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप मेरे यहाँ ये पढ़िए, हमसे पढ़िए। हम तो ऑनलाइन
ऑनलाइन है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप कंपेयर करिएगा जो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जो आप ऑफलाइन कहीं पढ़ते हैं, क्या डिफरेंट है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कक्षा 10 में ही आपने देख लिया होगा, इस साल तो 11 है, अब तो 12, अब तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बच्चों केमिस्ट्री। चलिए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। हम लोग आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री। इसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ, तीनों वीडियो आपको बना देंगे। आराम से टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार बताइए कि क्या सब कुछ सही से दिख रहा है एक बार? हाँ ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आज केमिस्ट्री। देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री में 3 प्रकार, देखिए रासायनिक अपक्रिया और यहाँ बहुत थ्योरी वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस छोटी छोटी चीज़ें मेंशन होगी जो हर बच्चे को देखा जाएगा कि आपने 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर आप 11 के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो इंट्रेंस एग्जाम के लिए है। आप कहीं भी इंट्रेंस एग्जाम देंगे 10 के बाद, वहाँ आपके लिए हेल्पफुल होगी केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग देंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। पहला नंबर होता है संयोजन अपक्रिया। जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे मेरे साथ, संयोजन अपक्रिया, ठीक है, संयोजन अपक्रिया। दूसरा होगा वियोजन अपक्रिया। सारे अपक्रिया के बारे में हम बताते चलेंगे, बोलते चलेंगे, जल्दी जल्दी आप लिखते चलेंगे। संयोजन अपक्रिया, दूसरा होगा वियोजन अपक्रिया, तीसरा होगा विस्थापन अपक्रिया। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। चौथा नंबर होगा उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन, ये हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। ये आप चारों प्रकार से जल्दी से लिख लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए पहला संयोजन अपक्रिया, ठीक है, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन या प्रतिस्थापन, चौथा उभय प्रतिस्थापन। आइए हम लोग देखते हैं यह अपक्रियाएं क्या होती हैं, संयोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, सुनिएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, एक बार फिर से सुनिएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल सर बताइए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2 क्या बना देगा, NaCl। सोडियम जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। संतुलित करना सिखा देते हैं, इसी चैप्टर में है, सीख लीजिएगा। Cl2 यहाँ है, यहाँ 2 Cl हो जाएगा, और यहाँ Na2 है तो यहाँ भी 2 Na हो जाएगा। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। थोड़ा तेज पढ़ाएंगे लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आने वाला, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करना है। छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से नोट्स करते चलेंगे। आज हम PDF ग्रुप में भी डाल देंगे, ये पूरा केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स जितना पढ़ाएंगे सब ग्रुप में डाल देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना हाल। आज शाम को कोशिश करेंगे पैड पढ़ाने के लिए, ज़्यादा चीज़ें पूरा कवर करा देंगे, ठीक है ना। चलिए मैथ आपको पैड पे आज पढ़ाएंगे। चलिए आज शाम को आज लाइव आते हैं, आज लाइव आते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए मैथ पढ़ा देते हैं। 2NaCl2 NaCl, ये हो जाए, ये हमारा क्या है, संयोजन है। क्यों सर संयोजन है, क्योंकि यहाँ दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। अगला हेडिंग बनाएंगे वियोजन अपक्रिया। क्या होता है सर वियोजन, जिसमें 2 क्या होता है, जब 2 मतलब एक अभिकारक से 2 उत्पाद बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया बोलते हैं, उसे वियोजन अपक्रिया। जैसे ये है ना, ये हम इसको इधर लिख लेंगे, और ये Na प्लस Cl2, ये अब 2 हो गया है, Cl2 2 हो गया। देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन बोलते हैं। और एक अभिकारक से जब 2 उत्पाद बनते हैं, मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना, यहाँ जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ 2 से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और यहाँ 1 से क्या हो रहा है, 2 में टूट रहा है, तो वियोजन मतलब टूटना। जब एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। संयोजन मतलब
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसी संयोजन। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, याद करने का समय नहीं है, हम लोग यहाँ ही याद कर लें। समझ में आ गया? वियोजन मतलब जब एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन। बस सिंपल है, इसलिए एक ही मतलब एक ही एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है? जिसमें किसी यौगिक एक परमाणु या स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है। जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 क्या बना देगा बच्चों? बना देगा Fe को बोलते हैं फेरस और ये बोलते हैं कॉपर सल्फेट। जब फेरस किसी कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट बना देता है और प्लस कॉपर अलग हो जाता है। जल्दी से नोट करिए, ये बना देता है, ठीक है ना? कॉपर सल्फेट बना देगा, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट, इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, आयरन आपका ये है। तो जब देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे के स्थान पे ये इससे अब क्रिया क्या सॉरी FeSO4 बना दिया और प्लस Cu, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसे कौन सी अपक्रिया बोलेंगे? विस्थापन, प्रतिस्थापन, एक दूसरे के प्रतिस्थापित कर देना, प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक और बचता है लास्ट, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है? अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। BaCl2 प्लस Na2SO4। जल्दी से नोट करिएगा, क्या हो जाएगा? Na2SO4 नोट करिएगा। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा? BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बना देगा? BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट बना देगा 4 प्लस NaCl प्लस NaCl। क्या संतुलित है? एक बार देख लीजिए, क्या संतुलित है? क्या संतुलित है? नहीं सर, संतुलित नहीं है क्योंकि Na2 है और यहाँ पे ये हो जाएगा Cl2 है और यहाँ पे Cl2 हो गया। सही, अब संतुलित हो गया। तो अदला बदली हो गई। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करेगा तो बना देगा बेरियम सल्फेट। क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब बेरियम सल्फेट के साथ हो गया और सोडियम क्लोराइड के साथ हो गया, एक दूसरे का बच्चों आपस में अदला बदली हो गया। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अपक्रिया में एक दूसरे के साथ अदला बदली हो जाती है, स्थान परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा? उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया। बहुत ईजी है, ऐसे ही बस सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी, आप आसानी से लिख देंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। पूछा जाता है संक्षारण किसे कहते हैं? बताइएगा, संक्षारण किसे कहते हैं? जब किसी धातु की सतह में वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं उसमें से क्या हो जाता है? अभिक्रमित हो जाता है, मतलब उसमें से संक्षारित हो जाता है। जैसे लोहा क्या हो जाता है बच्चों? संक्षारित हो जाता है। किसके कारण? जब उसमें बरसात में भी, ठंडी में भी, हर मौसम में पड़ा रहता है तो वायु से क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है, तो उसमें जंग जैसा लग जाता है। इसे हम कहते हैं संक्षारित होना। तो संक्षारित को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब उसमें पेंट किया जाता है और उसमें जो भी मतलब चीज़ें की जाती है उसको हटाने के लिए, वो सब हमारा संक्षारण को हटाने की विधियां होती हैं। इतना डिप में नहीं पूछेगा, सिंपल सा पूछेगा। एक पूछा जाता है टिप्पणी, विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता जो आप देखते होंगे खाने पीने की चीज़ों में व्हाइट जो लग जाता है फफूंद टाइप से, उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। इसीलिए चिप्स वगैरह जो पैकेट होते हैं चिप्स, उसके पैकेट में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन कौन सी गैस भरी जाती है उसके पैकेट में? हाँ, नाइट्रोजन ही भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे खाने पीने की चीज़ें खराब ना हो, इसीलिए इतना ज़्यादा पैकेट आपको भरा हुआ दिखाई देता है। उसमें इतना चिप्स नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जिससे वो खराब ना हो, ठीक है। तो विकृत गंधिता को हटाने के लिए, मतलब उसको दूर करने के लिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ये है खाने पीने, ताकि वो दिखता रहे। इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें व्हाइट मतलब अपने शीशे वाले बर्तन में रखना चाहिए जिससे वो दिखता रहे, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलिए, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी बहुत सिंपल है, नहीं पूछा जाएगा। जिसके फलों से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसमें ऊष्मा ग्रहण करते हैं उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। अपचयन उपचयन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। अपचयन और उपचयन, अपचयन उपचयन जल्दी बताइएगा। अपचयन उपचयन किसे कहते हैं? बोलिए, अपचयन उपचयन किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होना, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? अपचयन। किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? अपचयन। जैसे ये बना देगा CuO2 है,
CuO O2 है, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, संतुलित करते भी चलना है। ठीक है, तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा। इसका मतलब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। लिख लेंगे उपचयन। किसी रासायनिक अपक्रिया में, लिखेंगे मेरे साथ, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो फिर सर अपचयन क्या होता है? जब ऑक्सीजन का योग होना उपचयन कहलाता है तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन का योग होना उपचयन कहलाएगा तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। Cu+H2O। देख लीजिएगा एक बार क्या सही है, एक बार क्या सही है? ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी यहाँ लगा देंगे, सही है। कॉपर ऑक्साइड जब जल से अपक्रिया करेगा, मतलब गैस से अपक्रिया करेगा तो कॉपर और जल बना देगा। मतलब ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये पूछा जाएगा, एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री है, रिएक्शन बहुत जरूरी है। तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, मतलब ऑक्सीजन का निकलना, कमी होना, क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, बार बार बता रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ऐड होना, मतलब ऑक्सीजन की अधिकता होना, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। सिंपल सी बात है, कैसे भी ध्यान रख सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई परेशान नहीं होना है, समझ गए ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अधिक होना, ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, कुछ भी आप कह सकते हैं, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की कमी होना, रिड्यूस होना, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। बहुत ईजी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों का हो गया। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसे अपचयोपचय भी बोलते हैं, इसको नहीं पूछेगा, बस रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो सर उपचयन तो आपने बताया है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन का निकलना उसे क्या बोलेंगे? अपचयन। तो जो इसमें दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती है उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे ZnO+C। जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो बना देगा जिंक और प्लस कॉपर मोनोऑक्साइड। बहुत खतरनाक गैस होती है, बहुत खतरनाक कॉपर मोनोऑक्साइड। अगर आप एक कमरे में सो रहे हैं, अगर रात को अंगीठी जला के कमरा बंद करके सो जाते हैं तो सुबह इंसान की मृत्यु होना 100% फिक्स है। तो कभी भी अब अगर आप अंगीठी जला रहे हैं तो या फिर गेट का मतलब थोड़ा सा गेट खोल दीजिए, रोशनदान खोल दीजिए, थोड़ा सा खिड़की जरूर खोल दीजिए बच्चों, नहीं तो बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया की सबसे खतरनाक गैस होती है। कहाँ मिलती है सर? जो चीज़ें अच्छे से जल नहीं पाती बच्चों, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जो वाहन होते हैं उनके धुआं में काला काला जो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। प्लास्टिक की चीज़ें जो आप जलाते हैं उसमें ब्लैक धुआं निकलता है, उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। बहुत जगह जितना विषैली होती है सबसे खतरनाक गैस होती है, ध्यान रखना है। तो जब जिंक ऑक्साइड अपक्रिया करेगा कार्बन से तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। ये क्या है? ये हमारा रेडॉक्स अपक्रिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। Zn, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। इसमें से ऑक्सीजन बच्चों क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है। बहुत आसान है। इसमें से ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें से ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। सही है। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें दोनों अपक्रियाएं एक साथ साथ हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। सही है। चलिए आगे चलते हैं। इतना चीज़ें आप समझ गए होंगे। मंद अपक्रियाएं क्या होती हैं? जो मंद गति से होती हैं उसे बोलते हैं मंद अपक्रिया। जो तीव्र गति से होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तीव्र अपक्रिया। जो अपक्रियाएं मंद गति से होती हैं उसे बोलते हैं मंद अपक्रियाएं। जो अपक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं उसे बोलते हैं तीव्र अपक्रियाएं। चलिए, हम लोगों का इतना खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं कुछ समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको सिखा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे बच्चों हो जाएगा हम लोगों का पहला रिएक्शन लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, ठीक है। NaCl, ये तो रिएक्शन संतुलित है। आगे देखते हैं H2SO4 प्लस NaOH। हाँ, ये वाला लेते हैं H2SO4 प्लस 4 ऐसे बना देते हैं प्लस NaOH। H2SO4 NaOH। क्या सब कुछ सही दिख रहा है?
ठीक है, H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है। चलिए वीडियो क्वालिटी बना जाइएगा, अगर हल्का भी होगा, मेन हमारा उद्देश्य बस आपको पढ़ाना, बस काम खत्म। H2SO4 NaOH, तो क्या हो जाएगा NaOH, H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 NaOH, तो क्या हो जाएगा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा, और क्या बना देगा, और सोडियम सल्फेट और H2O बना देगा। नोट करेंगे जल्दी से, क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा, H2O बना देगा। रिएक्शन देख लीजिए, हो सकता है संतुलित करने के लिए पूछा जाए, हो सकता है, मे बी, कोई कंफर्म नहीं है, संतुलित करने के लिए पूछा है। क्या आएगा नहीं पता, लेकिन वही आएगा जो पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या आएगा कुछ नहीं पता हमें, लेकिन वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रख ले आप। बस 2 दिन की बात है ना, अगर आपने इतना विश्वास, 2 दिन और देख लीजिए, सब कुछ वही आएगा। कुछ भी आएगा तो फिर बताइएगा आप, ठीक है, इतना तो बच्चों भरोसा है। क्या आएगा नहीं पता, लेकिन जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ये फिक्स है। चलिए, H2SO4 प्लस NaOH, जब सल्फ्यूरिक अम्ल, जब हाइड्रोजन सल्फेट अब क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, धावन कास्टिक सोडा के साथ, तो सोडियम सल्फेट बना देगा, जल बना देगा। क्या बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे संतुलित बस करना है। हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम SO4 मतलब यहाँ पे सब संतुलित है, शायद सब संतुलित है, देख लीजिएगा एक बार, शायद सब संतुलित है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कुछ नहीं है का, सोडियम सल्फेट Na2 होता है ना, हाँ वही तो हम सोच रहे थे, सोडियम सल्फेट। अब देखिएगा Na2SO4 हो जाता है, Na2 मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तो हो गया सर, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 4 दूनी ये, तो देख लेंगे एक बार, अगर यहाँ कितना आप 2 लगा देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, सही है। ऑक्सीजन 4 इधर है और 2 इधर है, 4 2 6, 4 इधर है, 2 इधर है, सही है, देख लीजिएगा एक बार, सही है। देखिएगा Na2SO4, तो यहाँ 2 Na कर दिए, इधर 2 था। जितने अभिकारक बच्चे होंगे, जिनको नहीं आता संतुलित करना, मेरे बच्चे सीख लीजिए, जितने अभिकारक होंगे उतने ही उत्पाद होंगे, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। 1 2 इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है सर, ये है, ऑक्सीजन है और सोडियम है। कितना है, सोडियम। 4 तत्व इधर हैं तो 4 इधर होने चाहिए। इनकी संख्या जितना इधर होगी उतना ही इधर होगी, सही है। तो हाइड्रोजन 2 हो गया इधर, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, सामने वाला देखा 4 हो गया, यहाँ पे भी बच्चों 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 2 6 हो गया, यहाँ भी क्या है, 4 2 6 हो गया। सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ भी 2 है, यस खत्म। चलिए, ये तो बहुत सिंपल था सर, कोई और अच्छा सा बताइए, आइए बच्चों अच्छा वाला बताते हैं, एक तो बहुत अच्छा सा है। चलिए करने की कोशिश करेंगे। HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट जब अपक्रिया करता है CaOH का होल ट्वाइस से, चलिए क्या बनाएगा, बना के आपको देगा। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, प्लस पानी अलग हो जाता है, चलिए इसको जल्दी से बनाएंगे। इसको करने का तरीका थोड़ा सा बच्चों अलग है हमारा, थोड़ा सा सीख लेंगे, फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट बना देते हैं, नहीं गलती नहीं करना है। पहले आपको बच्चों इसको खोलना है, HNO3 प्लस CaO2H2 इक्वल टू CaN2O6, 3 दूनी 6 प्लस H2O। अब आपको बनाने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिएगा दोनों तरफ कितना है, Ca इधर है, सबसे पहले सबसे बड़ा का करते हैं संतुलित, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। Ca इधर भी है, Ca इधर भी है, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर नहीं है। देखिए N2 इधर 2 है, इधर N2 नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। N यहाँ 2 था, नीचे लिख दें क्या, संतुलित। चलिए नीचे करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। CaO2H2 CaN2O6 प्लस H2O। N2 इधर 2 है, इधर N नहीं है, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिएगा 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो गया, और यहाँ 6 यहाँ भी 2 कर देंगे, जिससे 6 2 8 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 है। मेरे हिसाब से सारा बैलेंस हो चुका है, आप अपने हिसाब से बताइए क्या बैलेंस हो चुका है, देख लीजिएगा क्या बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल सही बात हो चुका है। तो फिर सर अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से इस टाइप में लिख देंगे, तो लिख देंगे बच्चों 2HNO3
प्लस CaOH का होल ट्वाइस। कुछ बच्चे बोलेंगे जब सर वही लिखना था तो फिर बच्चों नहीं करते, तो आप हो सकता है यहाँ O को दो मतलब कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए हम ऐसे खोल देते हैं N2 नहीं NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये लिख लीजिए जल्दी से, संतुलित हो चुका है। चलिए एक आंक और करा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ज़्यादा संतुलित में टाइम नहीं देते हैं, उतना ही चीज़ें पढ़ना है जो चीज़ें बिल्कुल सॉलिड हों, ठीक है ना, उतना ही चीज़ें पढ़ना है जो चीज़ें बिल्कुल सॉलिड हों। नोट करिए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया नोट? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक आपका होमवर्क है, आप करके आइएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए BaOH का होल ट्वाइस लिखेंगे मेरे साथ, BaOH का होल ट्वाइस, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको कर लेता है। प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। क्या बना देगा? बेरियम, ठीक है, ये BaBr2 प्लस H2O, ये है। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। अगर आप इसको कर लेते हैं इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। दिख रहा है? सही दिख रहा है। आगे चलें। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे दूसरे चैप्टर में, अम्ल क्षार लवण में। दूसरे चैप्टर में चलते हैं, अम्ल क्षार लवण में। पहला चैप्टर आपको समझ में होगा, इतना ही था। पहला चैप्टर में बाजार कुछ पूछने वाली चीज़ ही नहीं थी। अम्ल क्षार लवण में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अम्ल क्षार लवण में बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या है? वे यौगिक लिखेंगे, वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। लिख लीजिएगा, वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% फिक्स है आएगा। वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ देते हैं कहलाते हैं। अब क्या आएगा सुन लीजिएगा, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, यह सबको पता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल। लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस को, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आ सकता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बच्चों? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसका ट्रिक देख लीजिएगा, अनीला। अम्ल नीले को लाल कर देता है, जल्दी से नोट कर लेंगे, ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, एक लाइन में, अनीला। अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए अम्ल, कुछ अम्ल बताइए एग्जाम्पल, जैसे HCl, H2SO4, CH3COOH। जितना पढ़ा देंगे उतना सफिशिएंट होगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। HCl पहले ही बोल चुके हैं, क्या आएगा नहीं पता, जितना पढ़ाएंगे वही आएगा, ये पता है। HCl, H2SO4, CH3COOH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, इसे क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल, मतलब एसिटिक अम्ल। CH3COOH सिरके का अम्ल जिसे बोलते हैं, यही सिरका है, CH3COOH, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है, लिख लेंगे, जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है, रिएक्शन देते हैं। जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बना देता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना देता है, जल्दी से लिख लेंगे। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बना देता है? तो बनाता है लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अम्ल मतलब बात करें तो H2SO4, धातु मतलब बात करें तो Mg, लवण मतलब क्या हो जाएगा? लवण मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 प्लस गैस अलग हो जाएगी। ये रिएक्शन है, ये हिंदी है, ये इसका केमिकल रिएक्शन में है। जब कोई अम्ल मतलब हमने ऊपर देखा है H2SO4, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है, धातु मतलब मैग्नीज, जब धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बना देगा बच्चों? लवण बना देगा, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट बोलेंगे, और हाइड्रोजन गैस बना देगा। बहुत आसान है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अम्लों के उपयोग,
लिख लिया इतना, अम्लों के उपयोग। आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड जरूर लिखाएंगे लेकिन आप साथ साथ में लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। फिलहाल नोट्स भी हम आपको दे देंगे, कोई परेशान नहीं होना है, नोट्स हम भी भेज देंगे, नोट्स भी भेज दे देंगे। जितना पढ़ा रहे हैं उतना सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। चलिए लिख लिए, आगे चलते हैं। अम्लों के उपयोग, नंबर 1 लिखेंगे अम्लों के उपयोग, लिखेंगे क्लोराइड बनाने में। नंबर 1 क्लोराइड बनाने में, क्लोराइड बनाने में, क्लोराइड बनाने में, किसमें? क्लोराइड बनाने में, ठीक है। अम्लों के उपयोग क्लोराइड बनाने में। अगला कपड़े की रंगाई करने में, अगला कपड़े की रंगाई करने में, कपड़े की रंगाई करने में, कपड़े की रंगाई करने में। अगला उर्वरक बनाने में, अगला उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, सब लिखते चलेंगे। उर्वरक मतलब यूरिया, उर्वरक मतलब जो खाद आपके खेत में डाली जाती है उसको बनाने में, उर्वरक बनाने में, ठीक है ना। औषधि बनाने में, आगे औषधि बनाने में, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है, औषधि बनाने में। ये सब नोट करते हुए चलेंगे। अगला सोने चांदी के शोधन में, सोने चांदी के शोधन में, सोने चांदी के शोधन मतलब उसको साफ करने में, सोने चांदी के शोधन में, ठीक है ना। अगला बैटरी में, बैटरी में जो बैटरी होती है उसमें जो केमिकल होता है उसमें भी अम्ल का उपयोग होता है, ठीक है, बैटरी बनाने में, ठीक है। ये है तो बहुत सारा, इतना महत्वपूर्ण है जल्दी से नोट कर लेंगे, इतना महत्वपूर्ण है जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इतना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए आधे घंटे हो चुका है, आगे हम लोग देखते हैं, अभी और टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए केमिस्ट्री हम लोग हद तक कुछ चीज़ें कवर करते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इतना नोट करिए, तब तक हम इंक में इसमें स्याही डाल लेते हैं, इतना तब तक आप नोट करेंगे। अगला हम लोग बात करेंगे क्षार के बारे में। क्या बात करेंगे? क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है? जो लिखेंगे जो जल में घोले जाने पर, जैसे वहाँ हाइड्रोजन आयन देता था यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन देगा, मतलब OH माइनस। जैसे वहाँ H प्लस बच्चों होता था यहाँ पे OH माइनस हो जाएगा, यहाँ पे OH माइनस हो जाएगा। तो जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। या फिर जो स्वाद में तीखा होता है, जो स्वाद में तीखा होता है मतलब कड़वा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे साबुन वगैरह हो गया, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वे होगी कि जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वे होगी जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? क्षार। क्षार क्या? लाल लिटमस को क्या कर देता है बच्चों? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला। तो सर अम्ल क्या कर देता था? अम्ल नीले को क्या कर देता था? लाल कर देता था। और नीला क्या कर देता था? लाल कर देता था। लाल कर देता था। जो अम्ल होता था वो नीले को लाल कर देता था, लेकिन जो क्षार है, क्षालानी, जो क्षार है वो लाल को नीला कर दे रहा है, लाल को नीला कर दे रहा है। लिख लेंगे, जो क्षार है लाल को नीला। ये दोनों पॉइंट जरूर, एक ठो पॉइंट आपका पूछा जाएगा कि अम्ल नीले को क्या कर देता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है, लेकिन जो क्षार है वो लाल को नीला कर देता है। दोनों ट्रिक रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। नीला, अम्ल नीले को लाल, क्षालानी, क्षार लाल को नीला कर देता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, समझ में आ रहा है ना? सारी चीज़ें समझ में आएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्षार के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ जहाँ भी OH लगा होगा सब क्षार के एग्जाम्पल होंगे। तो सर और कहाँ कोई OH लगा होगा? चाहे जहाँ OH लगा दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH लगा देते हैं। और कहाँ लगा देते हैं? सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी OH लगा देते हैं। सोडियम में OH लगा दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम में OH लगा दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया में OH लगा दिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये होते हैं क्षार के एग्जाम्पल। जल्दी से लिख लेंगे क्षार के उदाहरण। पूछ लेगा इनमें से कौन क्षार है? कौन क्षार है? ये जहाँ OH लग जाएगा वहाँ क्षार है, जहाँ H लग जाएगा वो अम्ल है। बहुत आसान है, ठीक है। क्षारकों के गुण लिख लीजिएगा। क्षारकों के गुण नहीं, क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग, क्षारकों के उपयोग बहुत सिंपल है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं लवण के बारे में। लवण तो सिंपल होता है, अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण क्रिया होती है, ठीक है। लवण क्या होते हैं उसको नहीं पढ़ना। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, एक तरफ लिखेंगे दुर्बल अम्ल, इधर लिखेंगे दुर्बल अम्ल,
एक तरफ बच्चों लिखेंगे दुर्बल अम्ल, एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल। जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे, हो सकता है थोड़ा सा तेज हो, लेकिन उसके लिए बच्चों सॉरी, कोई बात नहीं, क्योंकि समय नहीं है, चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें, इसका मतलब थोड़ा तेज। चलिए, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल में आपका CH3COOH, दुर्बल अम्ल में ये हो जाएगा, और H2CO3, हाइड्रोजन। चलिए, ये क्या हो गए? दुर्बल अम्ल। क्या हो गए? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? HCl, क्या हो जाएगा? HCl, HNO3, ये क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल। ये क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल। और क्या एक आपको और बताए थे, अब बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 क्या हो जाएगा, और H2SO4, ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये 3 हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रबल अम्ल। इसका मतलब ये जब पूछेगा तो आपको याद नहीं करना है। दुर्बल अम्ल मतलब प्रबल, अगर ध्यान रख लेंगे, जो आपको जितने एग्जाम्पल आपको पते हैं ज़्यादातर प्रबल अम्ल में आते हैं। दुर्बल वाला ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता है, तो दुर्बल नहीं, प्रबल की मेन जरूरत होती है। प्रबल आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल हो गया। आगे लिखेंगे प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार, आगे लिखेंगे दुर्बल क्षार, आगे लिखेंगे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार, आगे लिखेंगे प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार में हो जाएगा NH4OH, NH4OH, ये हो जाएगा प्रबल, दुर्बल में। और CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, भी बताए ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हैं? ये हैं दुर्बल क्षार। क्या हैं? दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में क्या हो जाएगा? NaOH, NaOH, और क्या हो जाएगा? KOH, ये किस में हो जाएंगे? प्रबल। दो एग्जाम्पल बहुत है। ये हो जाएगा दुर्बल, ये हो जाएगा प्रबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबका नाम बार बार ले रहे हैं ताकि आपको भी नाम याद होता चले, ताकि आपको भी नाम याद होता चले, इसीलिए नाम को बार बार लिया जा रहा है। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचक क्या होता है? सूचक विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को बताता है। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, इसका रंग अम्लीय क्षारक में बदल जाता है। तो सूचक क्या होता है? आगे चलते। इंडिकेटर क्या होता है? जो अम्ल या क्षारक में बताते हैं उसका रंग कैसा है, मतलब विलयन अम्लीय है या विलयन क्षारीय है। सूचक का वही काम होता है, ठीक है ना, सूचक का वही काम होता है और कोई काम नहीं होता। जब अम्ल और क्षारक को मिलाने पर क्या बनता है? जब अम्ल और क्षारक को मिलाने पर, जब किसी अम्ल को क्षारक के साथ मिलाते हैं, क्षारक के साथ मिलाते हैं, तो बच्चों वहाँ लवण प्लस जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, नोट कर लीजिए। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब किसी अम्ल को क्षारक के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जब किसी अम्ल को क्षारक के साथ मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए, जब एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल होता है अम्ल मतलब HCl, क्षारक मतलब NaOH, क्षारक मतलब क्या हो जाएगा? NaOH, क्या हो जाएगा? NaOH। तो क्या बनाएगा? लवण। लवण मतलब पता है सबसे अच्छा लवण सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाते हैं साधारण नमक, और प्लस जल मतलब H2O। बहुत अच्छा से एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए। जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी Na सोडियम का हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा बच्चों? लवण बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है, लवण बनाएगा, जल बनाएगा। बहुत जल्दी हम लोग साइंस को, कंपटीशन की भी साइंस शुरू करने वाले हैं। जो भी आपके जान पहचान के होंगे उनको बता दीजिएगा कि बहुत जल्दी सर कंपटीशन की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, अभी एग्जाम की बात नहीं होगी, हम लोग केवल कंपटीशन की तैयारी की बात करेंगे। उसमें जैसे हम लोग साइंस कहीं से भी आता हो, रीजनिंग कहीं से भी आता हो, मैथ कहीं से भी आता होगा, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप सबका साथ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना हम कोशिश करेंगे। चलिए, यदि अम्ल क्षार, बच्चों आप सब बस दिल से आप सब जुड़िए, बाकी कुछ नहीं, बस दिल से जुड़िए, मस्त पढ़ाई करिए, पूरा परिवर्तन ला के ही रहेंगे। इस क्षेत्र में शिक्षा के बिजनेस को ख़त्म करके बच्चों को
इतना कम फीस में उच्चपूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हमारा पूरा कोशिश है। अगर आप सबका साथ मिलेगा ये मिशन ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। अगर जब ठान ही लिए हैं, शुरुआत ही कर दिए हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। समस्याएं आएंगी, अवरोध होगा, विरोध होगा, डरना नहीं है उससे। हम लोगों को निरंतर बढ़ते चलना है। जो लोग विरोध करते हैं वही एक दिन अपने साथ में होते हैं। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद पूरी दुनिया आपके साथ होगी। ये प्रकृति का नियम है, शुरू से ही होता चला आ रहा है। जब अगर कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, जब आप कुछ बदलाव करने के लिए सोचते हैं, तो लोग आपका टांग पकड़ के जरूर खींचते हैं, लेकिन वो खींच नहीं पाते हैं। अगर उन्हें कोशिश ही तो करना है, तो आप कुछ अच्छा करके न दिखाइए, आप हमसे भी अच्छा कर दीजिए, तो फिर हम आपके साथ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे रास्ते में अवरोध हो रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे नियत से, अच्छे विचार से अगर कोई काम को शुरू करते हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ उस काम को मिलाने में लग जाती है। ये आप कभी देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो लाइफ में ज़रूर ये चीज़ देखेंगे बच्चों। मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, मेरा विजन केवल एक ही है, गांव का हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए। किसी को ये न लगे कि आज हम गाँव में ना होते तो हम भी शायद ऐसा पढ़ लेते। ये हमारा बस टारगेट है और पूरा होगा, हो ही रहा है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। बस आप सबका साथ चाहिए, बस बिना आपके साथ के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपका साथ होगा तो ज़रूर हम कामयाब होंगे, बहुत जल्द होंगे। बाकी मेरी पूरी दिन रात मेहनत आपके लिए है। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए। सुबह क्लास रहती है 7 से शाम को 5 बजे तक, सिर्फ आपके लिए पढ़ाते हैं, पूरा दिन पढ़ाते हैं। फिर रात को भी अब कोशिश करेंगे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है कुछ कामों में, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। न भी वीडियो बनाते तो कोई दिक्कत नहीं था, इस वीडियो से हमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन बच्चों का मैसेज आया, फ़ोन आया, सर बना दीजिए। हम कैसे बच्चों बिल्कुल बनाएंगे, अगर आपने बोला है तो हम ज़रूर बनाएं, कितना भी समय न रहे, समय निकाल के बनाएंगे। चलिए आगे चलें। अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। आगे चलेंगे। पीएच स्केल, पीएच पैमाना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा अम्ल, क्षार और लवण की उपस्थिति में। पीएच स्केल में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए पीएच स्केल में हम लोग देख लेते हैं। पीएच स्केल में देख लेते हैं। ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल ये है, ये देखिएगा। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे 7 हो जाता है, यहाँ पे 7 हो जाता है, यहाँ 7, इधर आएंगे 6, इधर आएंगे 5, इधर आएंगे 4, इधर आएंगे 3, ये 2, ये 1, इधर 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, 12, 30, 40। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये 7 पर बच्चों उदासीन पूछा जाएगा। उदासीन, 7 उदासीन। जल एक उदासीन है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बच्चा सही बोल रहा है। जल एक सर उदासीन है, हाँ जल एक उदासीन है। 7 इधर जाएंगे, क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम। क्या हो जाएगा, क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम। 7 से आगे 14 तक क्षारीय होगा, 7 से लेकर के 0 तक, 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होगा। जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे, अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम, अम्लीयता का बच्चों बढ़ता हुआ क्रम। इधर चलेंगे क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम। इधर चलेंगे अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जैसे इधर जाएंगे ऐसे ज़्यादा अम्लीय होगा। कोई पूछेगा 2 ज़्यादा अम्लीय है कि 7, 6, क्या बोलेंगे 2। इधर जैसे जैसे जाएंगे अम्लीयता का क्रम बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे, कोई पूछे 9 ज़्यादा क्षारीय है कि 14, आप क्या बताएंगे सर 14, क्योंकि 14 बड़ा है। समझ में आया। 7 पर क्या होता है विलयन, उदासीन होता है, केवल और केवल 7। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी पूछा जा सकता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। उदासीन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम, जैसे जैसे इधर आएंगे अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। सही है, नीचे लिख लेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। नोट कर लिए। नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। लिखेंगे मेरे साथ, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जल एक उदासीन विलयन है। क्या है, उदासीन। एग्जाम्पल पूछ लेगा, उदासीन विलयन है क्या, जल।
जल एक उदासीन विलयन है। ठीक है ना, जल एक उदासीन विलयन है। क्यों सर? क्योंकि बच्चों जल में न कोई रंग होता है, न कोई गंध होता है, न कोई स्वाद होता है, कुछ नहीं होता। तो जल एक कैसा विलयन है? उदासीन। जल एक विलयन है कैसा? उदासीन। कैसा? उदासीन। चलिए आगे, 7 से कम होने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, बता चुके हैं। 7 से अधिक होने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है, बता चुके हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। मतलब आपके शरीर की भी जो चीज़ें पूछी जाएंगी 7 और 7.8 के बीच, इसका मतलब ज़्यादातर क्षारीय चीज़ें होंगी शरीर में। ठीक है, आगे बात करेंगे तो वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होने पर बहुत अम्लीय वर्षा बोली जाती है। 5.6 से कम होने पर, मतलब इससे कम होने पर अम्लीय वर्षा बोली जाती है। बहुत ज़्यादा नुकसान, पौधों के लिए नुकसान। हमारे तालाबों में जब वर्षा जाती है, जीव जंतु देखते हैं तालाबों में मर जाते हैं सारे, उसकी वजह से मर जाते हैं। ध्यान रखना इस सब चीज़ों के। ठीक है, चलिए, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय हो जाता है। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों में पायरिया, बहुत सारे मसूड़ों के रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म नहीं, अभी कुछ हम लोगों के रासायनिक सूत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सूत्र कुछ हम ग्रुप में डाल देंगे, 20-30 आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वहीं से ही आएगा। चलिए हम लोग लिखने वाले हैं नाम। ठीक है, रासायनिक नाम, फिर लिखेंगे उनके हम लोग सूत्र लिखेंगे, हम लोग उनके रासायनिक नाम लिखेंगे, सिंपल नाम, तत्वों के नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे, और सूत्र लिखेंगे। सबसे पहला सिंपल नाम में हम लोग क्या लिखते हैं? साधारण नमक, सबको पता है, सोडियम क्लोराइड यानी Cl, पता है आपको। अगला लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसका बच्चों एक नाम और है, क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरो, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा सकता है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2। सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2। नोट कर लेंगे जल्दी से, CaOCl2 क्या हो जाएगा? CaCl2। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, एक नाम ये है, एक नाम नीचे वाला है, ये रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपो। सूत्र क्या हो जाएगा? CaCl2। बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर 1-2 फार्मूले आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, जरूर से जरूर। चलिए आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसका उपयोग में क्या हो जाएगा? ये सूती कागज लुगदी बनाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। अगला क्लोरोफार्म में, और चीनी को सफ़ेद करने के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने के रूप में ये पूछा जाता है। ठीक है, पेयजल को शुद्ध करने के रूप में इसका काम आता है। अगला बात करेंगे खाने का सोडा, अगला बात करेंगे खाने का सोडा, बहुत महत्वपूर्ण है, खाने का सोडा। इसको हम और क्या बोलते हैं सर? और बच्चों बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो खाने के यूज में लाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा। अब कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना घर में कौन बनाता है? बाई। जब आप बाहर रहते हैं, जब आप बाहर रहते हैं तो वहाँ खाना कौन बनाता है? बाई। मतलब खाना बनाने के लिए बाई आती है, कहते हैं ना कि बाई आई है, खाना बना रही है। इसका मतलब जब बाई खाना बनाएगी तो किससे बनाएगी? गैस से बनाएगी, NaHCO3। किससे बनाएगी? गैस से, हाइड्रोजन गैस। मतलब जब हम खाने की सोडा की बात करेंगे, जब हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो वहाँ पे बाई लग जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कन्फ्यूजन नहीं करना है, खाने के सोडा, धावन सोडा में बहुत कन्फ्यूजन होता है। चलिए देखिएगा फिर क्या हो जाएगा? NaHCO3, मतलब NaHCO3, NaH मतलब गैस, Na बीच में गैस आएगा, इसमें क्या आएगा? गैस आएगा, क्योंकि गैस से ही खाना बनता है, हाइड्रोजन गैस आएगा। किस गैस से उससे फर्क नहीं, बस याद करने के लिए कि हाइड्रोजन से कन्फ्यूज नहीं होना है, बस NaHCO3, NaHCO3 ये फार्मूला है। अगला बात करेंगे, इसके उपयोग लिख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोजन, इसका उपयोग लिख लीजिएगा। इसके उपयोग है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। अगला उपयोग है इसका पेट में अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, डबल रोटी में बनाने में, जो भी फूलने वाली चीज़ है, कचौड़ी हो गया और भी जो चीज़ें होता है उसमें, इसका मतलब जहाँ फुलाने का काम करता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं।
आगे शीतल पेय ये हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अब धावन सोडा। अब किसकी बात करते हैं? धावन सोडा। किसकी बात करेंगे? धावन सोडा। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। इसमें बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई नहीं आती, हम खुद से ही सब साफ कर लेते हैं। कौन बाई लगाएगा भैया? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ Na2CO3, बस ये एच नहीं लगेगा, ये होएगा। अब याद रहेगा ना? अब नहीं भूलने वाला है ना? बिल्कुल नहीं। अब नहीं भूलने वाला है ना? बिल्कुल नहीं भूलेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। फार्मूला लिख लेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है सबको ना? हाँ सही है। नोट करेंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, कल 2-3 बच्चों 4 घंटे की वीडियो लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही यार, थोड़ा सा फिर से बनाना पड़ेगा। समस्या मतलब उसको एडिट कर रहे थे ना तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए, हो जाता है यार, थोड़ा सा कुछ दिन मतलब मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाता। देखिए, ऑफलाइन में तो पढ़ाना हर आसान है, लेकिन ऑनलाइन में जब आप अकेले होते हैं तो सारा सिस्टम नहीं होता है। बहुत सारी 1 घंटे की मेहनत मतलब वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, एडिट करना, उसको थंबनेल लगाना, बनाना, अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग समझा करिए इन सब चीज़ों को, परेशान मत होया करिए। बाकी जितना हमसे हो सकता है हम पूरी कोशिश आपके लिए ही करते हैं। लिख लीजिए, एक बार फिर से याद करा देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, विरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं। और घाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, खाना बाई हाइड्रोजन गैस से NaSCO3। आगे बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका उपयोग लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौने बनाने में, आभूषण के निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, आभूषण के निर्माण में और मूर्तियाँ बनाने में। आगे सजावटी के सामान के लिए, चिकित्सा विज्ञान में, जैसे जब आपका हाथ टूटता है तो वहाँ प्लास्टर किया जाता है, वही होता है, ठीक है। आगे दंत चिकित्सक में, ब्लैक बोर्ड के चाक में, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये हो जाता है। चलिए हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, धात को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती क्योंकि इतना ज़्यादा ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है कि जगह स्पेस ही नहीं है। सारी चीज़ें डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ PDF वगैरह बहुत सारे हैं, तो लेकिन आज फिलहाल कोशिश करेंगे कि 1 घंटे का, ज़्यादा बड़ी बना देंगे आपको थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो छोटा 1 घंटे की 2-3 वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, परेशान नहीं होना है, टेस्ट आपका निकल जाए। केमिस्ट्री में बच्चों का कम होता है क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे, मैथ भी पढ़ा देंगे, बायोलॉजी भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे। तो 1-1, 1.5 घंटे की सारी वीडियो बना देंगे, उतने में आपका सब कवर हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं आएगा। आपका जो भी आएगा 50 में 30 आप पा जाएंगे, 100%। आप ज़्यादा ही पा सकते हैं, बस पास होना है। यहाँ कौन से मेरिट बनेगी, परसेंट लाना में 90%, बस पास होना है, पास हो जाइए, एडमिशन हो जाए, काम खत्म हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। धातु क्या होते हैं? धातु की सतह चमकदार होती है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको अगले टॉपिक बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसको अगले टॉपिक बनाते हैं। हाँ ठीक है, 52 मिनट हो गए। चलिए हम इसको अगले टॉपिक बनाते हैं। अब उसमें पूरी एक वीडियो में पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद का जो भी चैप्टर बचा हुआ है, जैसे धातु अधातु बचा है, पीरियाडिक टेबल बचा, आवर्त सारणी और कार्बन रसायन, 3 चैप्टर को हम एक वीडियो में 1 घंटे में कवर कर देंगे। फिर 1-1.5 घंटे की होगी आपकी फिजिक्स की, 1-2 घंटे की होगी मैथ की, 1-8 घंटे की होगी बायोलॉजी की, मतलब 3-4 घंटे में सब कवर कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आपको मिल जाएगा कल पूरे दिन में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर परसों आप लोग अच्छे से मन लगा के पूरा टेस्ट दीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। बस बच्चों मेहनत करिए, इसके बाद आप टेस्ट दीजिए, एडमिशन लाइए, फिर आइए सब लोग मिलके पढ़ते हैं। इस साल बहुत कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारा बदलाव लाएंगे, ठीक है। एकदम मतलब क्या आप बताएं। चलिए फिर आएंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं खुद ही पता होगा कितना हम लोग अच्छे बच्चों मेहनत से, हम कभी पढ़ाने से 1 घंटे क्लास में हमें पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हैं। यहाँ लोग 1 घंटे पढ़ाते में कम से कम 10 बार घड़ी देखते हैं, ऐसा नहीं है अपने यहाँ।
हम लोग जब पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे खुद बोलते हैं सर बस करिए अब तो 1.5 घंटे हो गए, ठीक है। तो हम लोग टाइम से नहीं पढ़ते, हम लोग कंटेंट से पढ़ते हैं। हमको पढ़ना कितना है, आपका भी टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि टाइम से नहीं पढ़ना है कि हम देख रहे हैं आधे घंटे फिजिक्स पढ़ना है 1 घंटे मैथ पढ़ना है, ऐसा नहीं। जब तक आपका मन करे तब तक पढ़िए। पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आपको हमेशा बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अभी से अगर ठान लेते हैं कुछ करने के लिए तो कितना भी बड़ा लक्ष्य हो आपसे आपके जुनून के आगे बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो मस्त मेहनत करिए, मस्त पढ़ाई करिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, अपने देश के लिए जितना हो सके उतना करिए, ठीक है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम मोटिवेट होंगे कि इतनी क्लासेस होने के बाद भी हम बच्चों के लिए कुछ बनाएं, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप सब कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, हम उम्मीद है, क्योंकि ये आपका खुद चैनल है। जितना आप बोलते हैं उतना इस पर किया जाता है। ये बच्चों के साथ दिल से जुड़ा हुआ है इस चैनल को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक ऑल द बेस्ट आप सभी को।